नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मरुस्थल तक देख लिया है। अब आज इसमें देखते हैं सूर्यताप, यानी सूर्यताप किसे कहते हैं। आप इसको ध्यान से समझना दोस्तों। तो ये पृथ्वी की संरचना है, वो सूर्य की संरचना है। सूर्य देख लीजिए, ये है कोर, ये कोर है। कोर के बाद यहाँ तक ये है रेडिएशन जोन। इसके बाद आगे ये है संवहन मंडल। इसके बाद ये है फोटोस्फीयर। उसके बाद है क्रोमोस्फीयर। ये क्रोमोस्फीयर है, यानी फोटोस्फीयर जो है ना, यह सबसे बाह्य मंडल है। सूर्य का सबसे बाह्य मंडल फोटोस्फीयर है, सबसे बाह्य मंडल है। इस फोटोस्फीयर में हाइड्रोजन लगभग 71% पाया जाता है, हीलियम 27%, यानी 98%, या सिर्फ हाइड्रोजन एवं हीलियम से ही बना है सूर्य। अन्य जो है वो 2% इसमें पाए जाते हैं। तो जो सूर्यताप है, जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य से जो किरणें पृथ्वी तक निकलती हैं, ये लघु तरंग दैर्घ्य हैं, दीर्घ नहीं, लघु तरंग दैर्घ्य हैं। तो ये जो सूर्य की किरण से प्लस पृथ्वी से भी जो टकराकर कुछ किरण निकलती हैं, इन्हीं को ही रेडिएशन कहा जाता है, यानी सूर्यताप कहा जाता है। नोट दे लीजिए, जैसे जो सूर्य से पृथ्वी पर तरंग जाती है, यानी जो सूर्य से पृथ्वी पर तरंग जाती है, लघु तरंग दैर्घ्य है। जो पृथ्वी से निकलती है वह दीर्घ तरंग है, यानी जो सूर्य पृथ्वी पर जाती है किरण तरंग, वो लघु तरंग है, लेकिन जो पृथ्वी से निकलती है वह दीर्घ तरंग है। तो जो पृथ्वी है, इस पर सूर्य का लगभग पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां जो भाग है किरण का, वो प्राप्त होता है। थोड़ा सा जब 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है तो इतनी गर्मी पड़ती है गर्मी के सीजन में। यदि कहीं ज़्यादा प्राप्त होता तो आदमी जल जाएगा। तो यही है, यही सूर्यताप है। जो पृथ्वी से तरंग निकलती हैं, इन्हीं को ही सूर्यताप कहा जाता है। ये दीर्घ तरंगें होती हैं। लघु तरंगें जो होती हैं, फोटॉन के रूप में निकलती हैं, एक्स गामा किरणों के रूप में, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश। जो दृश्य प्रकाश यही हमको दिखाई देता है, बाकी ये एक्स गामा पराबैंगनी फोटॉन नहीं दिखाई देते। इंफ्रारेड, हीट वेव और रेडियो तरंगे, ये सभी तरंग दैर्घ्य हैं जो निकलती हैं पृथ्वी के आयन मंडल पर। जाते जाते जो गामा और एक्स किरण है खत्म हो जाती हैं और समताप मंडल तक आकर ओजोन परत से टकराकर पराबैंगनी किरणें खत्म हो जाती हैं। 2 किरणें जो आती हैं, एक्स और गामा किरणें, ये पृथ्वी की आयन मंडल से पहले ही आते आते खत्म हो जाती हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं। और पराबैंगनी जो किरणें हैं, ओजोन से टकराकर ये खत्म हो जाती हैं, कुछ वापस चली जाती हैं, और जिस प्रकार से हमको दिखाई देता है। ये कुछ लघु तरंग दैर्घ्य जो सूर्य से निकलती हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे यक्स गामा, पराबैंगनी तो सबसे खतरनाक है। दिस प्रकाश जो हमको दिखाई देता है पृथ्वी पहुंचता है, यही दिस प्रकाश है। तो ये सूर्यताप है। तो सूर्यताप के बारे में सिर्फ हमने देखा, वितरण वगैरह जो है उसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी पर तापमान का वितरण। जो पृथ्वी है उस पर तापमान का वितरण। तो सबसे पहले देखते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। इन्हीं की ही वजह से पृथ्वी पर तापमान का वितरण होता है। तो ये सूर्य है, सूर्य से लघु तरंगें निकलती हैं और सूर्य से जो विकिरण निकलता है, इसी को ही सूर्यताप कहा जाता है। लघु तरंगें हैं, सूर्यताप पृथ्वी से नहीं, सॉरी दोस्तों, सूर्य से निकलता है सूर्यताप, इसलिए सूर्यताप कहते हैं। ये लघु तरंग ध्रुव के रूप में निकलती, ये यहाँ जाती है। यह है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये है अपनी पृथ्वी।
तो जो यह बाह्यमंडल है, यहाँ लगभग सूर्य के जो किरण जाती है लगभग 6% वायुमंडल में ही रुक जाती है, और लगभग 27% आयन मंडल, क्योंकि यहाँ बादल बनते हैं, यहाँ रुक जाती है। इसके बाद मध्यमंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद क्षोभ मंडल, पूरा क्षोभ मंडल है। तो यहाँ तक सूर्य के जो विकिरण है यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 5% ही इसका हिस्सा यहाँ पृथ्वी पर पहुँचता है, जो हमको दिखाई देता है। लगभग 5% ही पहुँचता है। तो पृथ्वी से भी टकराकर कुछ किरणें निकलती हैं, इनको पार्थिव विकिरण कहते हैं, यानी दीर्घ तरंग दैर्घ्य, जिससे यह वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसी कारण से रेडिएशन विकिरण, संचलन और संवहन की क्रिया होती है पृथ्वी से। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक यही हैं। तो वायुमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल होते हुए 5% लगभग सूर्य की रोशनी यहाँ पृथ्वी तक पहुँचती है। तो इससे टकरा कर भी कुछ किरण जो निकलती हैं उन्हीं को भी पार्थिव विकिरण कहते हैं। लेकिन ये जो किरण निकलती हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में निकलती हैं, बहुत तेज होती हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज विचरण के ऊपर देखते हैं, क्योंकि यह है पृथ्वी 0 डिग्री, इसके बाद कर्क रेखा, यह है मकर रेखा। तो इसके बाद जो यह 66 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री दक्षिणी, यहाँ सूर्य की जो रोशनी बहुत तेज पड़ती है, तो यहाँ ताप अधिक होता है, क्योंकि यहाँ अक्षांश निम्न है, तो यहाँ ताप अधिक होता है। यदि यहाँ से यहाँ के बीच में ताप सबसे अधिक होता है। और यहाँ नॉर्थ गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ तापक्रम उच्च अक्षांश रहता है, ताप कम रहता है। तो अक्षांश उच्च है, इसलिए यहाँ ताप कम रहता है। इधर भी ताप कम रहता है, उच्च अक्षांश रहता है। ये क्षैतिज विचरण है, यानी आपको देखा जाए आर्कटिक और अंटार्कटिक और आर्कटिक के बीच में ताप अधिक रहता है, लेकिन अक्षांश निम्न अक्षांश पाया जाता है। क्षैतिज वितरण था। अब ऊर्ध्वाधर वितरण देखें। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? पृथ्वी से निकली किरण वायुमंडल को ज़्यादा गर्म करती है। हमने बताया था जो पृथ्वी से निकली पार्थिव विकिरण ये दीर्घ तरंग होती हैं, वायुमंडल इन्हीं से ही सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से किरण निकल रही, सूर्य से भी पृथ्वी पर किरण आ रही है। यह है क्षोभ सीमा, यानी पृथ्वी के निकट ज़्यादा तापमान पाया जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है तापमान कम होता जाता है, जैसे जैसे जाता हो तापमान कम होता जाता है। तो पृथ्वी निकट सबसे ज़्यादा तापमान यही क्षोभ सीमा पाया जाता है। तो यह सूर्य से टकरा कर भी जो कुछ पार्थिव विकिरण निकलती हैं पृथ्वी से, तो ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य है। जो क्षोभ सीमा है यानी पृथ्वी है का वायुमंडल हो सबसे ज़्यादा गर्म इन्हीं पार्थिव विकिरण के कारण ही होता है। सूर्य से तो सूर्य ताप निकलता है, लगभग 2/4 हिस्सा ही सिर्फ पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसके बाद अब देखते हैं ओजोन परत क्षरण। जैसे ओजोन परत क्षरण है, इसके देखते हैं। सूर्य है, आप सूर्य बना लीजिए छोटा सा। सूर्य से किरणें जो निकलती हैं लघु तरंगे, ये अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं। कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणें आगे बढ़ते ही ओजोन परत तक जाती हैं, यानी इसे रसायन मंडल कहते हैं। ओजोन परत तक ये पहुंचती हैं क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं इनको प्राकृतिक किरणें कहते हैं। जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं बहुत हानिकारक होती हैं, ये प्राकृतिक तरंगे हैं। तो दिन में जैसे 03 के भाग में रहती हैं, दिन में रहती हैं दिन में, तो ओजोन क्षरण दिन में टूटती हैं और रात में जुड़ जाती हैं। जैसे दिन में ओजोन क्षरण 3 है तो ये 2 भागों में टूट गई, 0 to 0, 0 to 0, तो ऐसे देखो टूटती चली गई, ये 2 भागों में टूटती चली गई, और रात में फिर ये जुड़ जाती हैं 0 to 0, 0 to 0।
क्योंकि ये रात में जुड़ जाती हैं और दिन में टूट जाती हैं। जो ओजोन क्षरण है दिन में तो टूट जाता है और रात में फिर से जुड़ जाती हैं। यह प्राकृतिक किरणों के कारण, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, प्राकृतिक किरणें हैं, ओजोन परत को दिन में तोड़ देती हैं 2 भागों में और रात में फिर से जुड़ जाती हैं। इसके बाद मानव भी फ्रियान, हाइलोन्स, क्लोरीन, हेलोन्स जो है क्लोरीन है, फ्रियान, हेलोन्स, मीथेन, N2O लगातार निकाल रहा है। ये भी खतरनाक है। मानव भी कम नहीं है, लगातार इनको निकाल रहा है। CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है। CFC से रेफ्रिजरेटर, फार्म, अग्निशमन में फार्म का प्रयोग किया जाता है, या CFC ही है, इससे निकलता है रेफ्रिजरेटर में। और हेपरडाई, सीविंग फाग आदि से यह ओजोन प्रभावित कर रहा है। ये भी क्योंकि मानव भी सदुपयोग कर रहा है, अल्ट्रावायलेट किरणें निकल ही रही हैं। ओजोन क्षरण को प्राकृतिक और मानव दोनों लोग प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राकृतिक ही प्रभावित कर रही है, दोनों लोग प्रभावित कर रहे हैं। जब मनुष्य बल्कि ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ये फ्रियान, हेलोन्स, क्लोरीन, मीथेन, N2 लगातार निकाल रहा है गैसें आदि विभिन्न प्रकार की गैसों को निकाल करके यह ओजोन जो परत है इसका विनाश कर रहा है। इसको भारी संख्या में इसका विनाश कर रहा है, क्योंकि इसके विकास से ही नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे विषुवत रेखा है 60 डिग्री तक हमने बताया, इसके बाद ये ध्रुव क्षेत्र है। तो देखा जाए दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव में ज़्यादा सागर है। यहाँ तक जो उत्तरी है अब ये दक्षिणी है, तो जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ ज़्यादा सागर है, ज़्यादा सागर नितल प्रकरण हो रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकरण हो रहा है, इसलिए यहाँ सबसे बड़ा छिद्र यहीं पाया जाता है, दक्षिणी होल में, जिसे छिद्र कहते हैं। यहाँ दक्षिण ध्रुव में ज़्यादा सागर नितल प्रकरण हो रहा है, पृथ्वी का सागर नितल प्रकरण बैठ रहा है नीचे की तरफ, इसलिए सबसे बड़ा छिद्र यहीं दक्षिणी ध्रुव में ही पाया जाता है। ये ओजोन क्षरण के ही कारण हो रहा है सब, ओजोन परत का विनाश के कारण ही सब, ये सभी ओजोन परत के ही कारण है। अल्ट्रावायलेट किरणें तथा मानव प्राकृतिक दोनों लोग के विनाश से ऐसा हो रहा है। इसके बाद ये जो सबसे बड़ा छिद्र है पाया गया ध्रुव पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा AC विकसित देशों वाले कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दक्षिण यही है, क्योंकि विकसित देश ज़्यादा ध्रुवों पर हैं, यही कारण है यहाँ पर ध्रुवों पर छिद्र पाया गया। यहीं से हवाएं जो हैं वह बढ़ा कर ले जाती हैं, जो हवाएं हैं इनको बहा कर ले जाती हैं चारों तरफ से, हवाएं यहाँ से बहा कर ले जाती हैं, किरणें चारों तरफ जो फैल रही हैं। क्योंकि जो ध्रुव वाले क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव, यहाँ के जो देश हैं विकसित देश, सबसे ज़्यादा देश लोग यही ऐसी विकसित कर रहे हैं, जिससे ध्रुवों पर छिद्र होने का कारण यही है। तो सबसे ज़्यादा विनाश ओजोन क्षरण का ये विकसित देश ही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ AC का निर्माण ज़्यादा हुआ है, यही लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इसके बाद जो देखते हैं इसका प्रभाव, यदि प्रभाव की चर्चा करें तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो मानव पर प्रभाव क्या पड़ता है, इससे ओजोन क्षरण के प्रभाव से मानव प्रभावित है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है मानव पर, जैसे कैंसर की संभावना रहती है, कैंसर होता है, कैंसर हो रहा है। कैंसर के साथ साथ यानी सफ़ेद छिद्र यानी सफ़ेद स्किन ज़्यादा, काला स्किन कम, यानी सफ़ेद स्किन ज़्यादा काला स्किन कम, कैंसर भी हो रहा है। पौधों पर प्रभाव पड़ रहा है, मुलायम फूड्स वालों पर, कोणधारी वनों को प्रभावित कर रहा है। मछली के लावा पर भी प्रभावित है। ग्लोबल वार्मिंग होगी इससे, यानी बर्फ पिघल जाती है, समुद्री तली जो है, जो देश हैं छोटे छोटे डूब जाएंगे। 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में। तो 1985 में ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में 1985 में एक वियना सम्मेलन हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जो कनाडा में है, कनाडा से संबंधित है। इसके बाद 1992 में
पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन यही हुआ था ओजोन वो जो क्षरण जो है ग्लोबल वार्मिंग के ही विषय में। इसके बाद 1997 में जापान के क्योटो में एक प्रोटोकॉल भी हुआ था इसी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। दोस्तों हमने देखा दोस्तों, तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।